friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेमोरी बेस्ड MCQs की जो कि आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आज बेसिकली हम फोकस करेंगे पेस्टिसाइड्स पर। पेस्टिसाइड्स से जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं एंड आपने अभी तक अगर वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगी तो वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है वो है विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइन पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड आपको अगर सही आंसर पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर सिर्फ इंसेक्ट्स को किल करने की बात हो रही है। तो वो सारे सब्सटेंसेस, वो सारे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ करे जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, केमिकल्स विच आर स्प्रेड ओवर फील्ड टू गेट रिड ऑफ वीड्स। तो वो सारे के सारे केमिकल्स जो कि वीड्स से बचने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए यूज़ करे जाते हैं उनको तो हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, सब्सटेंसेस यूज्ड टू कंट्रोल अनवांटेड प्लांट्स। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो सब्सटेंस, जो केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बिसाइड्स। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही आपके आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि वहाँ पर क्या कह रहा है, इकोनॉमिक पॉइजन्स जो कि यूज़ करे जाते हैं कंट्रोल, इरेडिकेट एंड रिपल करने में पेस्ट को कंट्रोल, इरेडिकेट एंड रिपल करने में जो केमिकल्स, जो पॉइजन्स, जो सब्सटेंसेस यूज़ करे जाते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड ये जो आपके इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, वो सारे के सारे आपके पेस्टिसाइड्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स को बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ हर्बिसाइड, सेकेंड वन इज़ वीडिसाइड एंड थर्ड वन इज़ इंसेक्टिसाइड। एंड यहाँ पर उनको किस किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर ऑप्शन की फॉर्म में आपको दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ और आर द टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है, जो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं इनमें से इंसेक्टिसाइड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले आपके बेसिक्स बता देती हूँ। जो आपका इंसेक्टिसाइड्स होता है उसको बेसिकली 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। उन 4 में से आपके यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आपके इंसेक्टिसाइड्स के टाइप्स हैं। तो यहाँ पर आपके इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट वन होता है ऑर्गेनोक्लोरीन, सेकेंड वन ऑर्गेनोफॉस्फोरस, थर्ड वन पायरीथ्रॉइड्स एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ कार्बामेट्स। तो ये आपके 4 तरह के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि आपके टाइप्स होते हैं इंसेक्टिसाइड्स के। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी, बिकॉज यहाँ पर आपका जो ए है वो है ऑर्गेनोक्लोरीन्स, सी जो है वो है आपका कार्बामेट्स। तो ये दोनों ही आपके इंसेक्टिसाइड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी है, अगर हम उनकी बात करें ऑर्गेनोफ्लोरीन्स, तो ऑर्गेनोफ्लोरीन्स क्या होता है, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फ्लोरीन्स, इनका कॉम्पोजिशन करके जो केमिकल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोफ्लोरीन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोफ्लोरीन्स। देन क्लोरोफिनॉक्सी, क्लोरोफिनॉक्सी में क्या होता है, आपका क्लोरीन कंपाउंड होता है एंड फिनाइल ग्रुप होता है, तो उसको हम बोलते हैं, उनके कंपाउंड से जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिनॉक्सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका नेट दिसंबर 2019 में आया था। एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन था, बस मैंने यहाँ पर जो लिस्ट 2 है इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हुए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस है, यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये मैंने चेंज कर दिए हैं। ये वहाँ पर दूसरे थे, यहाँ पर मैंने चेंज करे हुए हैं। ठीक है, तो वो जो वहाँ पर था एल्डी कार्ब, इंड्रीन,
एंड मेलाथियोन एंड एक और था जो कि मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही सही मैच करके बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तब तक मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। सो जो ऑर्गेनोक्लोरीन है वो है आपका लिंडेन, पायरीथ्रॉइड, रेसमीथ्रीन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, फेनिथियोन एंड जो कार्बामेट है वो है आपका प्रोपोक्स, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस एंड इसको आपका चेक करना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का ऑर्गेनोक्लोरीन लिंडेन दैट इज 2। एंड इसी तरह से बाकी सारे को आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। जो आपके नेट के एग्जाम में ऑप्शंस आए थे तो वहाँ पर जो ऑर्गेनोक्लोरीन था उसके लिए था एंड्रीन, पायरीथ्रॉइड्स के लिए था मेलाथियोन, कार्बामेट्स के लिए था एल्डी कार्ब एंड जो बचा हुआ ऑप्शन था एक सेकेंड, मैंने पायरीथ्रॉइड के लिए गलत बता दिया। जो मेलाथियोन था वो था आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए एंड जो एल्डी कार्ब था वो था आपका कार्बामेट के लिए एंड जो एंड्रीन था वो था आपका ऑर्गेनोक्लोरीन्स के लिए एंड जो पायरीथ्रॉइड का एग्जांपल है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो आप नेट के पेपर में चेक करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ करेक्ट इन रिगार्ड टू पायरीथ्रॉइड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है पायरीथ्रॉइड्स के रिगार्ड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो आपका फर्स्ट है एक्टिव एक्सट्रैक्ट ऑफ द क्राइजेंथेमम सिनेरिएफोलियम, तो यहाँ पर जो आपका पायरीथ्रॉइड्स होता है वो इस एक्टिव एक्सट्रैक्ट होता है क्राइजेंथेमम का, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट पेस्ट इन्फेस्टेशन इन ग्रीनरीज एंड इन एग्रीकल्चर एंड पेस्टिसाइड्स, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Option number C, LD50 over 1 gram per kilogram probably in the range of 10 to 100 grams, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अभी आपके में से कुछ के माइंड में डाउट आ रहा होगा 1 ग्राम पर किलोग्राम का क्या मतलब है। सो 1 ग्राम पर किलोग्राम का मतलब ये है 1 ग्राम ऑफ पायरीथ्रॉइड्स जब आपके पर किलोग्राम बॉडी में जितना इफेक्ट शो करता है वो आपकी लीदल डोज होती है। पर किलोग्राम बॉडी में जो आपका 1 ग्राम पायरीथ्रॉइड होगा वो आपकी जो पायरीथ्रॉइड्स होती है उनकी लीदल डोज को इस तरह से काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्राम पर किलोग्राम। ग्राम मतलब आपका जो केमिकल है जो आपका पायरीथ्रॉइड है या फिर कोई भी आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है, पर किलोग्राम मतलब पर बॉडी का वेट, ठीक है। तो ये होता है ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पायरीथ्रॉइड्स। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन है जिसमें से आपका साइपरमीथ्रीन, फेन प्रोपेथ्रीन, सिलाफ्लोफेन, एलीथ्रीन एंड फ्लूसीथ्रीनेट, तो ये सारे के सारे आपके पायरीथ्रॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे आपके पायरीथ्रॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा, आपको नेट के एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर भी अगर आप एक दो नाम स्किप कर जाते हैं, आपको नहीं याद रहते, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जितने भी पायरीथ्रॉइड्स होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि उसके लास्ट में आपको थ्रीन देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पर थ्रीन देखने को मिलता है सफिक्स के फॉर्म में वो आपका पायरीथ्रॉइड का एग्जाम्पल होता है, जैसे कि साइपरमीथ्रीन, फेनाप्रोपेथ्रीन एंड एलीथ्रीन, ठीक है। तो लास्ट में आपको थ्रीन देखने को मिल रहा है, वो सारे के सारे आपके पायरीथ्रॉइड के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। एंड इससे पहले जो हमने मैच द फॉलोइंग वाला ऑप्शन किया था तो वहाँ पर जो पायरीथ्रॉइड्स के लिए आपके नेट के एग्जाम में ऑप्शन था वो था आपका साइपरमीथ्रीन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका दिसंबर नेट 2019 के पेपर में मैच द फॉलोइंग वाले में आया हुआ था, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है विच इज़ इनकरेक्ट इन रिगार्ड टू ऑर्गेनोक्लोरीन्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है एंड इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ऑर्गेनोक्लोरीन्स के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रीमली टॉक्सिक लीदर डोज 1 to 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम एंड हाईली टॉक्सिक लीदर डोज 51 to 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन डॉक्टर पॉल मुलर अ स्विस केमिस्ट डिस्कवर्ड इट्स एफिशिएंसी एज एन इंसेक्टिसाइड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एंड जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज टॉक्साफिन, मिरेक्स, क्लोरडेन एंड मेलाथियोन आर इट्स एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आपके जो टॉक्साफिन, मिरेक्स एंड क्लोरडेन है
ये तो आपके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनोक्लोरीन्स के, लेकिन जो आपका मेलाथियोन है, ये मेलाथियोन इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मेलाथियोन जो है वो होता है आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस का एग्जाम्पल। इस वजह से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। एंड आपका जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने जो ऑर्गेनोक्लोरीन्स होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर सारा का सारा मैं नहीं कवर कर पाऊँगी, क्योंकि जब हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको बहुत डीप में जाकर पढ़ेंगे, हर एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, लीथल डोज क्या होता है, एंड जितना भी इसका एक्सट्रैक्शन होता है, इसका एग्जामिनेशन होता है, वो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, वो सारा का सारा जब फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम पूरा डीप में हर एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, वो आपके नेट के लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये एक तरह से क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको कि हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। एंड ये इंट्रोड्यूस हुए थे 1940 से 1950 के बीच में। ठीक है, तो ये ईयर आपको एक अप्रॉक्सीमेशन पता होना चाहिए। वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन एक ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, देन DDT वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन 1874। तो ये ईयर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ईयर से रिलेटेड, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके नेट के पेपर में ज़रूर से बनता ही बनता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा तो वहाँ पर आपको ज़रूर से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देन इट्स इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ वर नॉट नोटेड अंटिल 1939। 1874 में इसका मैन्युफैक्चर हो गया था, लेकिन फिर भी जो इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ थी उनको 1939 तक नोट नहीं किया गया था, उसके बाद इसको नोट किया गया। ठीक है, व्हेन डॉक्टर पॉल मुलर अ स्विस केमिस्ट डिस्कवर्ड इट्स एफिशिएंसी एज इंसेक्टिसाइड, जब डॉक्टर पॉल मुलर ने इसकी एफिशिएंसी एज एन इंसेक्टिसाइड की डिस्कवरी करी थी, तब इसको नोट डाउन किया गया था, इसको प्रॉपरली बताया गया था कि ऐसा ऐसा होता है। एंड इस वजह से, इनके इस काम की वजह से नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था डॉक्टर पॉल मुलर को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर पॉल मुलर को नोबेल प्राइज़ मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी करी थी एफिशिएंसी ऑफ DDT एज एन इंसेक्टिसाइड। तो ये क्वेश्चन आपकी नेट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने माइंड में इसको याद कर लीजिएगा, रिटेन करने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने जो ऑर्गेनोक्लोरीन्स होते हैं उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली जो आपके ऑर्गेनोक्लोरीन्स होते हैं आप उनको 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वन DDT एंड एनालॉग्स। सेकेंड कैटेगरी है आपकी बेंजीन हेक्साक्लोराइड ग्रुप। थर्ड कैटेगरी है आपकी साइक्लोडाइइन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। एंड जो फोर्थ कैटेगरी है आपकी वो है टॉक्साफिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो जो DDT एंड एनालॉग्स है वहाँ पर आपके ये एग्जांपल्स है DDT एंड मेथोजाइक्लोर। तो ये आपका जो अदर नेम, मतलब जो फुल नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो IUPAC नेम होता है। ठीक है, देन बेंजीन हेक्साक्लोराइड में आपका BHC है एंड लिंडेन है, एंड बाकी जो फुल नेम होते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साइक्लोडाइन्स में आपके बहुत सारे हैं, एल्ड्रीन, डाई एल्ड्रीन, एंडोसल्फेन, एंड्रीन, आइसोबेंजन, क्लोरेन, क्लोरडेकोन, हेप्टाक्लोर, मिरेक्स, एंड जो अदर नेम्स हैं जैसे कैपोन है, डी क्लोरेन है, थायोडेन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड टॉक्साफिन में आपका सिर्फ एक ही है, दैट इज टॉक्साफिन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कोशिश करिएगा कि ये सारे के सारे आपके माइंड में रिटेन रहें, क्योंकि यहाँ से आपको नेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो सारे मैंने आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कार्बामेट। तो इसमें आपको बताना है कार्बामेट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। सो जो डाई ऑक्साकार्ब, फॉर्मिटिनेट एंड मिथियोकार्ब, ये सारे के सारे आपके कार्बामेट के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो आपका एंडोसल्फेन है ये एंडोसल्फेन आपका कार्बामेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जो एंडोसल्फेन होता है ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि एंडोसल्फेन आपका ऑर्गेनोक्लोरीन्स का एग्जाम्पल है, इसलिए जो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो जो आपके डाइऑक्साकार्ब हैं,
मीथियो कार्ब हैं एंड फॉर्मिटिनेट हैं, ये आपके कार्बामेट्स होते हैं। एंड यहाँ पर अब हम थोड़ा से और आगे चलते हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो कार्बामेट के एग्जांपल्स होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले जो कार्बामेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सो यहाँ पर दीज आर द ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बेमिक एसिड एराइल। कार्बेमिक एसिड को हम मोनोएमाइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं एंड एल्काइल एस्टर डेरिवेटिव्स और of carbamic acid, ठीक है। Besides them an additional group of carbamate insecticides also exist which are derivatives of aliphatic oxime rather than esters resembling aldehydes or ketones collectively known as methyl carboxyl oximes, ठीक है। तो ये आपके ये इतने इतने तरह के आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके जो डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्बामेट्स। तो ये कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कार्बामिक एसिड एराइल, एल्काइल एस्टर डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक ऑक्सीम एंड जिनको कि एल्डिहाइड एंड कीटोन की तरह रिजम्बल होते हैं एंड इनको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बामाइल ऑक्साइम्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एंड अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट है एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड हाईली टॉक्सिक है ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इस केस में। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बस एक बार एक रीड करिएगा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। एंड बेसिकली अगर आपको ये नहीं भी याद होते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट है, एक आप क्लू से आप कर सकते हैं सही ऑप्शन को चूज़। जैसे कि जितने भी कार्बामेट्स होते हैं उनमें सफिक्स में आप देखेंगे आपको कार्ब देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये सारे के जो इतने में अंडरलाइन कर रही हूँ ये आप देख सकते हैं, इनमें सब में लास्ट में सफिक्स में आपको कार्ब देखने को मिलता है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी रहती है कि जितने भी आपके इसके कार्बामेट्स के एग्जाम्पल होते हैं वहाँ पर आपको सफिक्स के फॉर्म में कार्ब देखने को मिलेगा। तो अगर लास्ट में आपको कार्ब देखने को मिल रहा है तो वो आप सीधे से ऑप्ट कर सकते हैं कि ये आपका कार्बामेट का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। वैसे कोशिश करिएगा कि सारे के सारे आपको याद हो जाए, बस एक बार अच्छे से रीड करिएगा तो थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में रिटेन होने लगेंगे एंड जब आप रिवीजन करेंगे तो ये सारे के सारे आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस आर। आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं एंड इसमें से आपको बताना है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कौन से हैं या क्या हैं इसमें से, ठीक है। तो अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लेके बताइएगा। एंड अभी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जैसे कि अभी हम कुछ टाइम पहले पढ़ के आए थे एल्काइल एस्टर डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक ऑक्सीम्स, ये दोनों हम अभी कार्बामेट में पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, इसीलिए आपका जो ऑल आर करेक्ट है ये भी गलत हो गया। एंड जो आपको ऑप्शन नंबर बी है थायोफॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थायोफॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स यही आपके ऑर्गेनोफॉस्फोरस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। So, organophosphorus are phosphoric acid esters or thiophosphoric acid esters and are among the most widely used pesticides. तो जो organophosphorus होते हैं वो most widely used pesticides होते हैं, phosphoric acid esters होते हैं या फिर थायोफॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स होते हैं। इनकी जो फेटल डोज जो रहती है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो विद इन हाफ एन आवर स्टार्ट हो जाते हैं एंड डेथ हो जाती है विद इन 3 आवर्स, ठीक है। हाफ एन आवर में आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब आप फेटल डोज लेंगे तो, ठीक है। एंड जो डेथ होगी वो आपके 3 आवर्स के बीच में अंदर अंदर हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप नॉन फेटल डोज लेते हैं तो उस केस में क्या रहता है, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके 36 आवर्स तक रहते हैं एंड फिर इसके बाद में धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। 48 to 72 आवर्स से लेकर के 3 वीक्स तक आपके ये जो इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो फेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस के बारे में। एंड अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल्स की पूरी लिस्ट है एंड इसमें इसका कोई भी मतलब नहीं है आपके लिए, इसमें जितने भी ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कोशिश करिएगा पढ़ने की, अच्छे से बस एक बार रीड करिएगा, इनको याद करने की कोशिश मत करिएगा, याद करने के पर्पज़ से करेंगे तो याद नहीं रहेगा। बस 2 से 3 बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर ये आपको जैसे आपके नेट के पेपर में आपको आंसर करने के लिए इसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है
ऑर्गेनोफॉस्फोरस के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें सफिक्स के फॉर्म में लास्ट में आपको थियोन देखने को मिलेगा। जैसे कि ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सारे के सारे आप देखिए, सब में लास्ट में आपको थियोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको लास्ट में थियोन देखने को मिलता है आप सीधे से मार्क कर सकते हैं कि ये आपका जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होते हैं उसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाती है अगर सारे के सारे नाम आपको याद नहीं रहते हैं। मतलब सारे के सारे ऑप्शन तो ऐसे नहीं होते कि जहाँ पर आपको थियोन वाला ही आप कहेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस होगा, लेकिन इससे आपको एक लिंक मिल जाता है, एक आपको क्लू मिल जाता है। इसके अलावा भी ऑप्शंस आते हैं, तो अगर आप सारे नाम याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपके सामने मैंने पूरी लिस्ट रख दी है, आप इसको अच्छे से एक दो बार पढ़िएगा, आपके माइंड में सारे के सारे नाम अच्छे से रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, एंड यहाँ पर जितने क्वेश्चन थे वो सारे मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। एंड इससे पहले भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड यहाँ पर बेसिकली हमने पेस्टिसाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। एंड इसके बाद में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जब अगला वीडियो आएगा, वहाँ पर हम न्यू पैटर्न क्वेश्चंस करेंगे। न्यू पैटर्न में क्या है, जैसे कि आपने नेट दिसंबर 2019 का अगर पेपर देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा आपके सामने एक पैरा दिया होता है। पैरा मतलब कि उसमें एक पैराग्राफ लिखा रहता है, उसमें एक स्टोरी रहती है छोटी सी, एंड कोई क्राइम केस की स्टोरी रहती है, एंड उस पैराग्राफ बेस्ड आपसे जो भी वहाँ पर क्लू निकल सकते हैं, जो भी आपका उस स्टोरी में जो कुछ आपका जैसा भी केस रहेगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जो पार्ट 4 रहेगा, तो वहाँ पर उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि दिसंबर में आ चुका है, 2019 में आ चुका है, तो आपके ये वाले 2020 में जो आपका होने वाला है तो यहाँ पर भी हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएँ, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, वो भी अपनी नेट के प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सके, और ज़्यादा इन्हांस कर सके। आप भी इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका नेट का पेपर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। आप जितना अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके जेआरएफ को क्लियर करने में। एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर।